हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने सीसैट की लेट्स क्रैक सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 2 है। इस डे 2 में हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट 2 को। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है, तो ये 2011 के यूपीएससी में आए प्रश्न पत्र का पार्ट 2 है, कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीसैट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 2 है, अर्थात कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट 2। आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर फिर पार्ट 1 कहाँ गया। तो ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 कॉम्प्रीहेंशन का आ चुका है। और एक और बात, आप में से कई सारे लोग इसलिए भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अभी तो आपने सीसैट का एक लेक्चर डाला ही था, तो आप अच्छे से जानते हो कि हम सीसैट को वास्तव में 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम रीजनिंग कर रहे, दूसरे पार्ट में हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे और तीसरे पार्ट में आगे चलकर हम मैथ को शुरू करेंगे। क्लियर। अब हम इनको अलग अलग नहीं बना सकते प्लेलिस्ट, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा आपको बोरिंग हो जाएगी। बट हम अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में इन्हें अलग अलग कर देंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ गए। लेकिन आप में से जो कई सारे एस्पायरेंट हैं जो अभी नए जुड़े हुए हैं, जिनको शायद नहीं पता है, शायद उनको लग रहा होगा कि केवल हम यही पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। हम कई सारी सीरीज़ शुरू किए हैं, अर्थात आपकी प्रीलिम्स की तैयारी का एक होलिस्टिक पूरा पैकेज है, जिसमें हम प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज करा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जीएस के 2000 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का काफ़ी गहनतापूर्वक अध्ययन कराते हैं, प्रश्नों की प्रकृति के हिसाब से। करंट अफेयर्स में हम प्रतिदिन आपको 1 माह का करंट अफेयर्स कराते हैं, जिसमें मई जून का ऑलरेडी करंट अफेयर्स आ चुका है। प्रीलिम्स बैक ईयर में हम आपको बैक ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराते हैं काफ़ी ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से। साथ ही सीसेट के अंतर्गत हम रीजनिंग को शुरू ही कर चुके हैं, उसमें 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा उसी रीजनिंग की दिशा में कॉम्प्रीहेंशन का दूसरा पार्ट है। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए। तो जो लोग अभी तक ना देख रहे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और एक बात, आप में से हो सकता है कई सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हों, बट मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप मेरा ज़रूर एक बार देखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊँगा, शायद आपने ऐसे किसी भी टीचर से, किसी भी संस्थान से नहीं पढ़ा होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप ऐसे कैसा कह सकते हो, क्योंकि आप इंडिया के जितने इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े होंगे, ध्यान देना मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ, आप इंडिया के जितने इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े होंगे, उन सब इंस्टीट्यूट के पढ़ाने वालों को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। उनकी तैयारी का प्रोसेस क्या है, उनका लेवल क्या है, वो किस तरीके से आपको आपके मन मस्तिष्क में घुमाव फिराव करते हैं, ये सब मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि आप जो बड़ी बड़ी इंडिया के टॉप टेस्ट सीरीज़ हैं, तो उन टेस्ट सीरीज को बनाने वाले जो लोग हैं वो ऑलरेडी मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं। वो लोग उन टेस्ट सीरीज को कंपाइल करते हैं, और जब हम उनसे कभी मीटिंग करते हैं तो उस पर यही डिबेट और डिस्कशन होता है। आप लोगों को मीटिंग से एक वर्ड याद आया होगा कि सर अभी आप कुछ दिन पहले मीटिंग में गए थे कहीं, तो आप गए कहाँ थे। तो बेसिकली मैं मीटिंग में गया था इसी चीज़ को लेकर, मतलब आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर उनसे कुछ आइडियाज़ लेने के लिए कि शायद इनके पास कुछ नया होगा। तो वहाँ पे कई सारे लोग थे, तो उन्हीं से हम मीटिंग कर रहे थे। तो उसी इशूज़ पर मीटिंग हुई थी, बट वही है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मुझे पता कि अरे इन सब की तैयारी तो ऐसी ही है, इनके पास कोई ऐसा नया फार्मूला ही नहीं है। क्लियर। तो उनसे मैंने यही चीज़ें बातचीत की कि आप लोग ऐसा पढ़ाते क्यों हो। तो उन्होंने यही कहा कि देखो बच्चों को यही चीज़ें चाहिए होती है, इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ा देते हैं। अगर हम उनको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाएंगे तो वो फिर पैसे नहीं देंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात है ना यहाँ पे पैसा, और आपको पता है कि हमारे संस्थान का पैसा पर्पज़ है ही नहीं। खैर, तो आप समझ गए कि वास्तव में हमें ये सीरीज़ देखनी चाहिए। आप यकीन मानिए, अभी आप जो भी मुझे कहना चाहें कह सकते हैं, बट 27 जून को जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देखेंगे और मेरे बताए हुए क्वेश्चन, मेरे बताए हुए ट्रिक से जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपका पड़ोसी बस आपका मुंह देखता रह जाएगा, तब आपको उस दिन एहसास होगा कि मास्टर सही बोल रहा था। तो इसीलिए अभी भी आपके पास 90 दिन हैं, 90 से 100 दिन। आप ऑलरेडी इन सीरीज को देखिए। देखो 2 घंटे में हम आपको बहुत कुछ बता देते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, पढ़ी भी नहीं होगी। आप देखिए साइंस टेक हमने पढ़ाया है, आप प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज के डे 2 में देखिए, ऑर्बिट कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया। इतना तो आपने 3D मैपिंग के जरिए ना तो किसी क्लास में पढ़ा होगा, लाखों रुपए देने के बाद भी। समझ गए। तो थोड़ा देखिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ना कि फ्री में ही आपको इतना बेहतर दे देना कि आप पैसे से भी उतना नहीं खरीद सकते। समझ गए। मतलब फ्री में आपको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़ें दे दो
कि आप पैसे में भी ख़रीदने के लिए वो चीज़ें मिले ना, आपने पैसा दिया होगा बट आपको ऐसी चीज़ें मिली भी नहीं होंगी। समझ गए? तो तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ बट आपको बताने के लिए, तो आप ज़रूर करें, मेरा पर्पज़ यही है आपको इतना समझाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। ये है आपका पेपर 2011 का। ऐसी बुकलेट आपको मिलेगी, 80 क्वेश्चन होंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, 80 क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी में आप ये मत समझ जाना कि फर्स्ट पेपर की तरह सेकेंड पेपर में भी 100 होंगे और तुक्का मारने के चक्कर में आप 100 को विकल्प लगाया हो। कई सारे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, कि वो 100 के 100 विकल्प ठोक आते हैं। बाद में पता चलता है अरे भाई 20 तो हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दिए। समझ गए? तो देख रहे हो इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। समझ गए? यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना होता है। 2:30 बजे ये पेपर आपका शुरू होता है, 4:30 बजे तक आपका रहता है। आपको 2:10 पे आपकी कॉपी मिल जाएगी। कौन सी? OMR सीट। उसको आपको देखिए, यूपीएससी में ना आपको बहुत टाइम मिलता है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। यूपीएससी जितना आपको डरा रहे हैं ना लोग कि ऐसा एग्ज़ाम होगा, जितना सरल एग्ज़ाम यूपीएससी का होता है और जितने सलीके से लोग आपसे बात करते हैं, जैसे होता ना, ये नहीं है आप, अगर आपके पास वहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, हालांकि जब हम आपको प्रीलिम्स के 7 से 8 दिन पहले कई सारी टिप्स के वीडियो आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि आपके पास अगर वहाँ पानी भी नहीं ना तो आपको पानी खुद देने आएंगे। आपकी सीट अगर थोड़ी सी ख़राब है और उसमें रोल नंबर पड़ा है, आप उस सीट को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके उस कमरे में फ़ैन नहीं चल रहा है तो आप वहाँ से कह सकते हो मुझे सर बाहर बैठा दो, वो आपको बैठाएंगे। कहने का मतलब आपकी हर एक बात को वो मानते हैं। तो इसलिए शर्म हया ये कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। क्लियर? तो बिल्कुल भी चिंतित मत हो, काफ़ी अच्छा पेपर है। बाकी हम आपको बताएंगे पेपर के टाइम पे, देखो पेपर के टिप्स बताएंगे और अच्छे अच्छे। अभी बस आप ये देखो, ऐसा पेपर आएगा, ऐसे पेपर में आपको ऐसे प्रश्न पत्र मिलेंगे। ऑलरेडी हमने प्रश्न पत्र 1 को कर लिया है तो इसलिए यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ऐसा इंग्लिश का पेपर आएगा पहले, फिर इसका अगला पेज हिंदी का होगा। पैसेज 1 को हमने कंप्लीट कर लिया था, उसमें 5 पैसेज को हमने कवर किया था, 5 क्वेश्चन को, मतलब एक पैसेज के। आज हम यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन, मतलब लगभग हम 10 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करेंगे, मतलब 2 पैसेज लगभग करेंगे। क्लियर? तो आप जानते हो ये हमारा दूसरा पैसेज है। इंग्लिश में अभी हमें पढ़ना नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। तो आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि सर क्या दूसरे क्वेश्चन से ही पेपर शुरू होगा क्या? नहीं, हमने इसको एडिट किया है, मतलब हमने जो पढ़ा दिया अब उस पेज को थोड़ा ना यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ताकि आपको PDF में दिक्कत ना हो। तो ये है हमारा दूसरा पेज। क्लियर? दूसरे पेज में हमें लेखांश दूसरे को देखना है। अब वही बात है कि क्या हम इसे पहले पढ़ें? तो नहीं, आप अच्छे से जानते हो कि हमें पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है बताइए? पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्लियर? तो हमारा ये छठा क्वेश्चन है, यहाँ से हमें इनको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सृजनशील समाज से लेखक का क्या निहितार्थ है। निहितार्थ का मतलब क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या वो कहना चाह रहा। ये वर्ड समझ गए? देखो ये जो वर्ड मैं जब बताता हूँ ना, तो आप लोग अपनी एक बुकलेट बना लो, एक ब्लैंक पेपर की छोटी सी पतली बुकलेट बना लो और उसमें इस हर एक वर्ड के अर्थ को लिखते जाया करो। तो जब हम आपको 10 साल की बैक ईयर करा देंगे ना, तो आपको ये सारे शब्द परिचित होकर लगेंगे। ऐसे तो आप पढ़ नहीं सकते हो, इतने तो आप अच्छे हो नहीं कि आप इनको गूगल पे सर्च करो। तो आप क्या करो, इन सभी वर्ड की एक बुकलेट बना लो। जैसे मैंने बोला निहितार्थ का क्या मतलब है, कि जिसका अर्थ है आशय है, तो आप वहाँ लिख लो निहितार्थ का मतलब है आशय। क्लियर? और आशय को आपको पता है कि क्या मतलब होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है इस पैसेज के हिसाब से। पीछे पूरा पैसेज है, आधा यहाँ पे है। क्लियर? अब देखते हैं पहला इसमें क्या दिया है। एक समाज जहां विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन प्रोत्साहन पाने का प्रयत्न करते हैं। क्लियर? एक लाइन तो ये है, अभी हमें नहीं पता है कुछ भी, हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, एक समाज जहां सामाजिक असमानताएं मानव की तरह स्वीकृत हैं। क्लियर? तीसरा, एक समाज जहां विशाल जनसंख्या में अंतर्विरोध मान लिए जाते हैं। चौथा, एक समाज जहां शोषित और उत्पीड़ित समूहों में अपने मानवाधिकारों एवं उत्थान की चेतना विकसित होती है। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ। रुकने के बाद आप ऑप्शन को देखो। ऑप्शन देख रहे हो? एक में है 1 2 3, एक में है केवल 4, एक में है 3 4, एक में है 2 4। कहने का मतलब 4 हमें पहले चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा। अगर 4 गलत हो गया तो ऑलरेडी ऑप्शन ए आ जाएगा। समझ गए? और अगर 4 सही हुआ तो पहला कट जाएगा, और पहला कट जाएगा तो ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि नंबर 1 तो नहीं है। ध्यान देना, चौथे का संबंध न केवल एक विकल्प से है बल्कि एक ऑप्शन से भी है। क्लियर? फिर हमें 3 में छांटने पड़ेंगे।
तो अब आप देखिए चौथा प्रश्न क्या है, पहले ध्यान से समझना। एक समाज जहां शोषित और उत्पीड़ित समूहों में अपने मानवाधिकारों एवं उत्थान की चेतना विकसित होती, उत्थान का मतलब जागृत, उनके अंदर जागरूकता होती है, उन्नति करने की उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, चेतना का मतलब अंतर्मन। क्लियर। अब आपने यहाँ पे देखा, तो आप बताओ, जब भी हम कहते हैं सृजनशील समाज, तो हम लोग नहीं कहते हैं लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को अपने मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, शोषित और पीड़ित समूहों से उन्हें बचना चाहिए, क्लियर, आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये किसका बात है? सृजनशील समाज का। समाज अगर जागरूक है तो उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी। हमने पैसेज नहीं पढ़ा अभी, तो आपने देख लिया। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अब हमने अगर सही बात बोल दी है तो पहला ऑप्शन तो कट गया ना। मान रहे हैं अभी, देखो अभी हम मान रहे हैं, मतलब दिमाग लगा रहे हैं, तुक्के वाला, बिल्कुल तार्किक दिमाग। जैसे होता है ना तुक्का मारना और तुक्के में भी तार्किकता लाना, तो तुक्के वाला तार्किक दिमाग लगा रहे। पहला ऑप्शन हमारा कट गया, अर्थात चौथा सही है। अब हमने देख लिया चौथा तो इन तीनों में है, यानी कि बी भी सही हो सकता है, सी डी भी सही हो सकता है। अब हमें सी डी में एक को कोई चेक करना है। क्लियर। तो पहले हम दो को देख लें और फिर तीन को देख लें। दूसरा क्या है, पहला तो अब नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया ना, तो पहला नहीं देखना है, चौथा पता ही चल गया, दूसरा तीसरा देखना है। एक समाज जहां सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत है। मानक ये वर्ड क्या है, मतलब कोई एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वहां पे स्वीकृत है। क्लियर। दूसरा, एक समाज जहां विशाल संख्या में अंतर्विरोध मान लिए जाते हैं। अंतर्विरोध का मतलब कि उनकी बात अलग हो सकती है, हमारी बात अलग हो सकती है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, उनकी भावना अलग हो सकती है, हमारी भावना अलग हो सकती है। तो ये अंतर विरोध हैं, इनको मान लिए जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं सृजनशील समाज। हमें नहीं पता कि ये दोनों सही हैं या गलत हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर जाते हैं, मतलब अपने पैसेज की ओर जाते हैं और पैसेज को क्विक एंड फास्ट पढ़ते हैं। और जब पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। कैसे, देखो आपका प्रश्न है, सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो उठते हैं। ध्यान देना, बड़ी संख्या, बड़ी का मतलब क्या है, विशाल संख्या, विरोधाभास का मतलब अंतर्विरोध, कहने का मतलब अंतर्विरोध पर्यायवाची है विरोधाभास की। ये लाइन आपकी यहाँ आ गई। तो अब आप में से कई सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि मास्टर ठीक बोले आप, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अकल इसी को कहते हैं, अकल बड़ी की भैंस बड़ी आता है ना। आपको ये पता चल गया तीसरा सही है, पहले से ही पता था चौथा सही है, समझ गए। चौथा सही है, लेकिन हम चौथे में श्योर नहीं हो पाए थे, समझना, कभी कभी डर भी लगता है ना। तो तीसरा सही है, ये कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे डी चला गया आपका और बी चला गया, मतलब हमें ये पता चल गया तीसरा सही है। अब ए सी में हमें लगता है कि अगर चौथा पता चल जाए तो हम ऑप्शन देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम चौथे को एक बार देख लेते हैं, क्या सच में जहाँ शोषित और उत्पीड़ित समूह हैं इनकी बात का कहीं जिक्र है, और अगर है तो चौथा ही सही हो जाएगा। इससे हमारा ऑप्शन सी अपने आप सही हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखिए उसकी की अगली लाइन, यह उस समय सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। मतलब अधिकार की मांग कब कोई करेगा, जब उसके अंदर चेतना जगेगी, और जब चेतना जगेगी उसको मानवाधिकारों की बात आएगी, शोषित और शोषण के विरुद्ध फर्क समझ आएगा, तो ही तो वो सृजनशील समाज होगा। तो आप बताओ, चौथा ऑप्शन यहाँ सही लग रहा है, 100% सही लग रहा है। तो भाई साहब, जब चौथा आपको सही लग रहा है और पहले में जब चौथा है ही नहीं तो पहला कट गया, डी तो ऑलरेडी कट हो गया था, बी पहले से ही कट था, क्यों, क्योंकि इसमें तीन था ही नहीं, तो अपने आप ऑप्शन आपका सी आ गया। समझ गए। चलिए, ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह सही हो गया। अब हमारा अगला जो है वो है 7 नंबर। 7 नंबर का मतलब लेखांश के अनुसार वाला। क्लियर। इसको भी बिल्कुल हम वैसे ही पढ़ेंगे और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियां कौन कौन सी हैं। अभिव्यक्तियों का मतलब कि सामाजिक आंदोलन के कौन कौन से प्रकार हैं, या सामाजिक आंदोलन को किन किन तरीकों से हम
कह सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं या उन्हें क्रियान्वित कर सकते हैं। क्रियान्वित का मतलब उन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। सिंपल सा मतलब है कि सामाजिक आंदोलन करने के कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं, समझ गए। देखो यही सारी चीज़ें तो होती हैं कॉम्प्रीहेंड करना, मतलब जो उसमें बात दी गई है उसकी बात को कोड कर लेना। जैसे मैं आप लोगों को देखता नहीं हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग देखने लायक नहीं हो, देखता नहीं हो क्यों, क्योंकि मैं आपके सामने तो ऑनलाइन हूँ नहीं, समझ गए, सॉरी ऑफलाइन तो हूँ नहीं, ऑनलाइन हूँ, समझ गए। अब क्या होता है कि मुझे ये खुद से कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है कि आप किस लाइन पे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हो, समझ गए। ये काफ़ी मतलब हाई लेवल की बात हो जाती है कि सामने वाले को समझना। और आप देख रहे हैं कि अभी तक आपके कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं कि सर ये वर्ड का मतलब नहीं पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझ जाता हूँ अच्छा आपको ये नहीं आता होगा, क्योंकि आप लोग तो वही है ना जो आप लोग कहते हो हमेशा कि सर हम तो बच्चों की तरह आप पढ़ाते हो हमें, समझ गए। देखिए देखते हैं अभिव्यक्तियाँ कौन कौन सी हैं। आक्रामकता और दाहक होना, दूसरा बाहुबलों और द्वारा उकसाया जाना, तीसरा सामाजिक समानता और व्यक्तिक स्वतंत्रता की तलाश, क्लियर, चौथा समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने का आग्रह। काफ़ी अच्छी लाइनें हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहले पहला जो वर्ड है, पहले तो प्रश्न को समझो। लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियाँ कौन सी हैं? हमने लेखांश नहीं पढ़ा है। देखो यही होता है ना, हमने भगवान को नहीं देखा है बट भगवान पे बिलीव तो करते हैं ना, उसी तरीके से हमने पैसेज को नहीं देखा है बट पैसेज पे बिलीव इतना ज़रूर करेंगे कि लिखने वाले ने कभी ये नहीं कहा होगा कि भाई आप आंदोलनों के लिए सामाजिक आक्रामकता का रूप अपनाओ, घर वगैरह जला डालो, मतलब काफ़ी उत्तेजित हो जाओ, ऐसी तो कोई बात नहीं कहेगा, क्योंकि भारत जैसा देश है जहाँ अहिंसा ही परमो धर्मा है, क्लियर। साथ ही कोई व्यक्ति ये भी नहीं कहेगा कि बाहुबलों के द्वारा आप प्रमोट हो, मतलब कोई दूसरे देश के लोग आपसे कहें कि भाई चंदा ले लो और मोदी जी के खिलाफ आंदोलन करो, मोदी जी की सरकार गिरा दो। एक बात मैं और यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देना थोड़ी। देखिए आप किसी भी सरकार के समर्थक हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं और ना ही मैं मोदी का भक्त हूँ, बट देश का प्रधानमंत्री को हमें सम्मान करना चाहिए। किस लिए? इसलिए नहीं वो पार्टी का कोई नेतृत्व करता है, देश के प्रधानमंत्री के पद के हिसाब से समझना। जब आप लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या आईएफएस ऑफिसर बनेंगे और आप जब कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाएंगे, तो जैसे मैंने नंबी नारायण का लेख आपको भेजा है, समझ सकते हो। तो वैसे ही कई बार क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए बदनाम नहीं किया जाता है कि वो बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं बात करते हैं, वो गरीबी को प्रमोट कर रहे हैं, वो निजीकरण को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री का विरोध इसलिए भी किया जाता है कि इसकी सरकार गिरा दो, और इसकी सरकार गिरा दो, इसके खिलाफ एक मूवमेंट तैयार कर दो, तो क्या होगा, इंडिया में जो यूनिटी है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। मतलब कि इंडिया को जो अभी नेतृत्व देने वाला कोई एक व्यक्ति है ना, वो टूट जाएगा, और जब इंडिया विखंडित हो जाएगा तो इंडिया को कोई सही से नेतृत्व दे नहीं पाएगा, और जब सही से नेतृत्व दे नहीं पाएगा तो हम हमला कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि आपके माता पिता हैं तो मोहल्ले वाले आज भी आपसे डरते हैं, क्यों? क्योंकि आपके माता पिता हर हाल में आपको बचाएंगे, चाहे जैसे बचाएं, क्लियर। ये बात अलग है कि आपके माता पिता को कुछ लोग नहीं पसंद करते होंगे, बट आपके माता पिता से वो डरते हैं कि जब तक ये हैं तब तक हम इसकी बेटी को या बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्लियर। लेकिन अब आप यहाँ पर बताइएगा, अगर माता पिता किसी के ना हो या किसी के जब नहीं होते हैं तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मार्ग भटक जाता है, मतलब उसको अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, भटकाएंगे कि यार ये तुम अपना खेत बेच दो, ये तुम अपनी ज़मीन बेच दो, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, तुम क्या करोगे खेत। तो इससे क्या होगा, उसके ताने बाने को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। वही बात यहाँ पे कई सारे विदेशी एनजीओ करते हैं, और इन एनजीओ में आपने एक नाम सुना होगा ग्रीन पीस का। ग्रीन पीस क्या करती है? देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनजीओ के बारे में बता दूँ, क्योंकि बात आ गई है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे होता क्या है, जैसे आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ सुनी होगी ना कि अंबानी को या अडानी को यहाँ पे एक खनन उत्खनन नहीं करना चाहिए, वहाँ के ग्रामीण लोगों ने इन्वायरमेंट को लेकर विरोध किया है। इन्वायरमेंट को लेकर विरोध कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है उस पर कभी डिबेट की जा सकती है, बट आप ये बताओ उसका विरोध जो कर रहे हैं वो वहाँ के लोकल लोग हैं, मानते हैं उनकी कुछ समस्याएं होंगी, क्लियर, और उन समस्याओं को सरकार को और उस प्राइवेट कंपनी को टैकल करना चाहिए।
बट जानते हो क्या होता है कि उस समस्या को पता नहीं होता वहाँ के लोगों को, और उन लोगों को अच्छे से सरकार परसुएट कर भी देती है। जैसे टाटा ने जमशेदपुर बसाया, क्लियर, तो टाटा ने सबको परसुएट कर दिया था कि भाई साहब हम यहाँ पे एक खनन का कार्य करेंगे तो आप लोग परेशान मत होइएगा। लेकिन टाटा का विरोध किया, किसने विरोध किया होगा? टाटा की जो विरोधी कंपनियां हैं कौन होंगी? जो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को स्टील और लोहे को एक्सपोर्ट करती हैं या इंडिया वहाँ से इंपोर्ट करता है उन वस्तुओं का। अब बताओ, अगर टाटा ने अपनी स्टील या लोहे की फैक्ट्री लगा दी जमशेदपुर में, ठीक है, खनन करना शुरू कर दिया, तो उस विदेशी कंपनी का तो इंडिया में कोई प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। और साथ ही टाटा यहाँ से सस्ते माल को उस देश में भी भेजने लगेगा, तो उस देश में उस कंपनी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो ये कंपनी क्या करेगी? अपने कई सारे लोगों को चंदा देगी और कहेगी इंडिया में आप एनजीओ ओपन करो, जैसे ग्रीन पीस एनजीओ, क्लियर। अब ये क्या करेगा? ये इंडिया में जमशेदपुर के लोकल लोगों को उकसाएगा, कहेगा भाई ये देखो टाटा तुम्हारा ये कर सकता है वो कर सकता है। ध्यान देना, यहाँ पे टाटा के खिलाफ भड़काया जाएगा। अब वहाँ की जनता को लगेगा सच में टाटा देशद्रोही है। अब वो लोग आंदोलन करेंगे, और जब आंदोलन करेंगे तो इतना आंदोलन से दबाव बना दिया जाएगा कि टाटा के इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा। अब बताओ, टाटा का जब प्रोजेक्ट रुक गया तो फायदा किसको हुआ? इसको हुआ ना। क्यों? क्योंकि इंडिया अब इससे डील करेगा। कई बार आप मूवीज़ देखते होगे तो वहाँ पे आप ऐसी स्टोरीज देखते हो तो वास्तव में रियलिटी होती है, झूठ नहीं होता है। डायरेक्टर आसमान से मंगल ग्रह से नहीं बना के लाता है, इन्हीं घटनाओं को ऐड कर देता है, समझ गए। तो ये चीज़ें भी कभी कभी खतरनाक होती हैं, इसीलिए बाहुबलों से हमें बचना चाहिए, समझ गए। तो ये तो सामाजिक आंदोलन का पार्ट नहीं हो सकते, ये तो हमें यहीं से समझ में आ रहा। अब यहीं से समझ में आ रहा, तो आप अगर एक और दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो इनके बेस पे, तो आपको पता चल जाएगा ए भी कट गया, बी भी कट गया, डी भी कट गया। ऑप्शन क्या आ गया? सी। लेकिन ऑप्शन सी तो आ गया, बट कई सारे बच्चों को दुविधा होती है, सर पहले वाले में भी आपने सी लगाया, दूसरे वाले में भी सी लगाया, कहीं हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे हो? तो बिल्कुल आपका ये डाउट जायज़ है। तो संदेह जब होता है तो उस संदेह का समाधान करना चाहिए। हम प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न से हम समझेंगे कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या इसमें दिया हुआ है। तो आप देखिए, प्रश्न को आप पढ़िए, मतलब पैसेज को पढ़िए, क्लियर। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक उत्तर मिल गए थे। विकासशील देशों में किसान, देखो इसलिए मैं कहता हूँ पेंसिल लेके चलना। क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो इतनी लाइनें पढ़ के टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना है हमें, क्लियर। तो अब आगे का पढ़ना है। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़ कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और नारी आंदोलन, फिर देखो आगे आपको मिला नारी आंदोलन, समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। इन सामाजिक आंदोलनों के रूप और उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और किसी एक देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतर लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र देश में सृजनशील समाज के आविर्भाव को इंगित करती है। अब आप ये बताओ, आपने इतना पूरा पैसेज पढ़ लिया, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पैसेज में वो लाइनें ना दी हों, क्लियर, क्या पैसेज में कहीं पे आपको आक्रामकता और दाहकता का वर्ड मिला है? नहीं मिला। क्या कहीं पे बाहुबलों के द्वारा उकसाए जाने का वर्ड मिला है? नहीं मिला। जब ये नहीं मिला है और आपको यहाँ सामाजिक समानता वगैरह दिखाई जा रही है और आपको विशेषाधिकार, यहाँ पे एक वर्ड आया है समाज के अवमानित वर्गों। अवमानित वर्गों का मतलब क्या हुआ कि जो समाज में अभी भी अपने अधिकारों की प्राप्ति में पिछड़े हुए हैं। कहने का मतलब कि जिनको अभी अधिकारों की प्राप्ति नहीं हुई है उनको भी विशेषाधिकार देना, उनको भी सम्मान देना। किससे देना? समाज के अवमानित वर्गों को देना जो उच्च पदों पर बैठे हैं। यानी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब कह रहे होगे मोदी जी का नारा चिपका दिया। मोदी जी का नहीं है, बहुत पहले का नारा है, क्लियर। तो आप ये देख सकते हो। तो अब आप समझ गए कि ऊपर की भाई साहब तो लाइन कहीं से नहीं दी। तो हमें बस इतना ही अगर पता है कि ऊपर की लाइन कहीं पे दी ही नहीं है तो हम अपनी बुद्धि ना लगाएं, समझ गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसेज जब भी पढ़ना, पहला जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा, उसमें अगर ये दिया हो कि एक गाय के 8 टांगे होती हैं या जो कुत्ता होता है वो आसमान में उड़ता है, तो मान लेना हाँ उड़ता है। उस समय जैसे आप लोग बचपन में खेलते हो ना
चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, तोता उड़ा, गाय उड़ी, भैंस उड़ी, तो सब कुछ आप उड़ा देते थे। तो यहाँ पे सच में उड़ाना है, यहाँ कोई आपको नहीं मार पीटेगा। अगर वहाँ दिया है, वो बोल रहा है उड़ रहा है तो उड़ रहा है, समझ गए। अब यहाँ पे उसने बोला ही नहीं, आक्रामकता की बात ही नहीं की, बाहुबलों की बात ही नहीं की, तो अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, कट कर देना है। 1 2 कट हो गया, कट हो गया भाई 1 2, और ऑप्शन आपका सी हो गया। और एक बात और, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पहले में सी आया तो दूसरे में सी नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन में 8 में सी ही आता है लगातार, तो डरना नहीं है। वास्तव में ये भी यूपीएससी का एक डराने वाला फार्मूला है कि यार आपको सी आता होगा, सी सही भी होगा, बट आपके अंदर वही कांट कहता है ना, आत्म आरोपित अल्पवयस्कता होती है, डिसीजन लेने की क्षमता कमज़ोर होती है। तो डरना नहीं है, आपको तथ्य और तर्क के हिसाब से तुक्का मारना है। मतलब तुक्का मारने का भी देखो हमने नया तरीका निकाला ना, तथ्य और तर्क के आधार पे। तो वैसे ही तुक्का मारना है, जो सही होगा वो सही ही होगा। तो 7वें का भी आपका सी मिला, छठे का भी आपका सी मिला। चलिए 8वां है हमारा, लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सृजनशील समाज बनने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है। ध्यान देना, सृजनशील समाज के बनने के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है। कहने का मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो, बार बार एक वर्ड मिल रहा होगा, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। मतलब क्या कहना चाह रहा कि भाई साहब आंदोलन होना ही चाहिए, किसके लिए, जब समाज सृजनशील हो। तो हम समझ गए, पहला तो सही है भाई साहब, यानी कि ए तो विकल्प सही लग रहा है, यानी कि डी हमारा जो विकल्प है वो गलत है। देखो ये बुद्धि होनी चाहिए कि ठीक है। और यहाँ एक और चीज़, जब ये विकल्प देखना ना, इससे पहले यहाँ पे ये वर्ड को गोला कर देना पेंसिल से। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं जब आप लोगों के पेपर पीडीएफ में देता हूँ ना, तो आप लोग ये पेपर ओरिजिनल निकलवा लो, मेरी बात मानो, यही पेपर आप निकलवा लो और इन्हीं पे आप अभ्यास किया करो। क्यों? क्योंकि जब आप ये पेपर निकलवा लोगे और ऐसे ही रोज़ अभ्यास करोगे, गोला मारोगे, तो पेपर जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे ना, तो आपको नयापन नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे यार ये तो पेपर तो मैं अपने घर में लगाती थी, ये तो 90 दिन से मास्टर मेरे को लगवा रहा है, थोड़ा पैसा ही जाएगा मेरा। आप थोड़ी सी समझ सकते हो। वैसे भी हम आप लोगों के लिए कुछ शुरू ही कर रहे हैं, जैसे आंसर राइटिंग की सीरीज में हम आपको बुक देते हैं ना, तो वैसे ही हमारा कुछ प्लान चल रहा है कि हम आपको 1 अप्रैल से लेकर जो आगे के 90 दिन तक की जो क्लासेस होंगी, तो वहाँ आंसर राइटिंग की सीरीज में जो गिफ्ट है उसको ब्रेक करके उस गिफ्ट को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो कुछ प्लान चल रहा है, या तो फिर दोनों साथ में चलते रहेंगे, उस पर भी देखेंगे जिस हिसाब से हमारी टीम मैनेज करती है। हमारे जो हेड हैं प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन के, जैसे वो देखते हैं क्लियर, तो वो वहाँ हम देखेंगे। कोशिश है कि देखो आपकी जेब से चमन्नी भी खर्चा ना हो, कोशिश है कि आपको पूरी तरह से फ्री हर चीज़ प्रोवाइड कराएं और फ्री में आपको इतना फैंटास्टिक दें कि आपकी फास्टिंग को कोई झेल ही ना पाए। क्लियर? तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसे गोला लगा देना है कि पूछा है सही क्या है, तो ये सही हो गया, सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है। अब यहाँ कुछ बच्चे गंदे टाइप के ये कहेंगे सर यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है अनिवार्य। तो भाई आप देखो ना, यहाँ पे सब में आंदोलनों की ही बात हो रही, ऐसा तो नहीं कह रहा कि सृजनशील समाज अपने आप आ जाएगा, प्रभु की कृपा हो जाएगी, निर्मल बाबा की, सॉरी निर्मल बाबा किसी के चाहते हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट निर्मल बाबा का यूज किया जाता है कि निर्मल बाबा की कृपा हो जाएगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, समझ गए। अनिवार्य है तो अनिवार्य है सृजनशील समाज के लिए। दूसरा, सृजनशील समाज बनने के लिए संभाव अंतर्विरोधों और संघर्ष का होना अत्यावश्यक है। ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। क्लियर? तो कहने का क्या मतलब है कि अगर सृजनशील समाज हमें बनाना है तो लोगों के अंदर अंतर्विरोध होना चाहिए, संघर्ष भी होना चाहिए। मतलब अंतर्विरोध किस चीज़ का, आप देख रहे हो ना, उनके अधिकारों को लेकर। यहाँ पे आपने देखो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सर्वाधिक संभाव विरोधाभास। देखो वर्ड आ गया संभाव, ऐसे समझ जाया करो कि अच्छा संभाव वर्ड तो आपने भाई साहब पहले ही दे दिया, अब संभाव दे दिया तो बिना सोचे समझे आप इसको लाइन कर दो कि हाँ संभाव होना ही चाहिए। तो इससे आपका ये भी उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात आपका एक भी सही है, आपका दो भी सही है। तो ना तो एक सही है ना तो बी सही है, कौन सा सही है, सी। डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब आप में से फिर कुछ बच्चों के अंदर द्वंद्व आएगा कि मास्टर छठे में भी आप सी बोले, 7वें में भी आप सी बोले, 8वें में भी सी बोल रहे हो। तो बिल्कुल भाई सी है तो है, बाकी आपको लगता है गलत है तो आप बताइएगा गलत कैसे है। क्लियर? चलिए अब आपने ये देख लिया, आपने जब इतना देख लिया, क्लियर, 8वां देख लिया,
तो यहाँ पे 9वां आपका इसका क्वेश्चन ही नहीं है। क्लियर, 9वां इस चीज़ का नहीं है, तो 9वें को हमें नहीं देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये है अगला पैसेज जो है हमारा किस क्वेश्चन से, देखिए 17 नंबर से। आपको लग रहा होगा सर 9वें के 8वें के बाद 17 कैसे, तो बीच में मैथ के सवाल आते हैं और उनको हम ऑलरेडी अपने रीजनिंग और आप जानते हो मैथ की सीरीज अभी शुरू करने वाले वहाँ पे अध्ययन करेंगे। क्लियर, तो हमें वही पढ़ना है जो इसका टॉपिक है। चलिए, इतना बड़ा पैसेज समझ गए आप। अगर नॉर्मल टीचर से पढ़ रहे होते, नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते, तो पहले वही कहता बच्चों इस पूरे पैसेज को पढ़ डालो, और आप जैसे बच्चे पूरे पैसेज को लगा के हाइलाइटर, मार्कर, पेंसिल, रबर, कटर सब यूज करके पढ़ डालते। वही बात है, फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। मैं ऐसा नहीं कि उस पर्सन के अंदर जो आपको बता रहा ज्ञान कम है। देखो, मैं जब आपको कुछ अच्छा बताता हूँ ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें समझ लेना। इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं होता है कि उस व्यक्ति से जिससे आपने पढ़ा उसको ज्ञान कम था। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति ने केवल उसी तरीके से पढ़ा, अर्थात उसका अपना एक लेवल है और अपने लेवल के हिसाब से वो अच्छा है। समझ गए, उसका ज्ञान नहीं कमज़ोर है या उसको नॉलेज नहीं है या वो मुझसे ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, वो मेरे से भी टॉप है अपनी फील्ड का। जितना उसको नॉलेज था उसने अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया अपने आप को। जैसे होता है ना कि नोकिया का जब फ़ोन पहले आया था तो अपनी जगह ठीक था, अब 3G अपनी जगह ठीक था, 4G अपनी जगह ठीक है, 5G अब अपनी जगह ठीक है। मतलब हर एक का अपनी अपनी जगह लेवल है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमको पहले जिन लोगों ने पढ़ाया वो बिल्कुल मूर्ख थे, वो उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ऐसे विचार कभी भी मत लाना। मैं उन्हीं से तो सीख कर यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। भाई अगर उन्होंने गलतियाँ ना की होती, अगर उन्होंने इतनी कमियां न दिखाई होती, तो मैं आपको सच्चा रास्ता, एक सही रास्ता कैसे बता पाता। और मैं अभी आपको यही सच्चा रास्ता बता रहा हूँ। 1 साल बाद आप जब मेरी यही क्लासेस देखेंगे तो इन्हीं क्लासों को मैं फिर कटाच करूँगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी अपने आप को अपग्रेड कर चुकी होगी, और जब वो अपडेट कर लेगी तो मैं फिर अपने आप को अपडेट कर लूँगा। अगर मैं भी मंद बना रहा तो मेरे ही दृष्टि में कोई और व्यक्ति आ जाएगा, वो अपने आप को अपडेट कर लेगा, और वो अपने आप को अपडेट कर लेगा तो मेरी भी लोग बुराई करने लगेंगे। तो ये एक चक्र है, जो अपडेट और अपग्रेड हो जाता है, नए वर्जन को एडॉप्ट कर लेता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे हम आपको जब क्विक रिवीजन कराएंगे तो उसमें एक नया अपडेट वर्जन मिलेगा। जैसा भी पढ़ाते हैं वो एक अलग लेवल है, क्विक रिवीजन में और इससे स्टैंडर्ड। फिर उसका क्विक रिवीजन में जब 3.0 आएगा, 4.0 आएगा, 5.0 आएगा, मतलब 5 बार जब क्विक रिवीजन हम कराएंगे तो 5.0 वाला क्विक रिवीजन आपको लगेगा यार 1.0 में तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था, 5.0 में तो काफ़ी अच्छा पढ़ाया। तो हम ऐसे पढ़ाएंगे, समझ गए। चलिए, कुछ नहीं देखना है, फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बढ़ती मानव जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव का मतलब ये होता है सकारात्मक, प्रतिकूल का मतलब होता है नकारात्मक। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका नकारात्मक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो आप देख लो, पहले 5 कथन हैं और पांचों इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो हो सकता है पांचों इसमें सही हो जाएं, बट हमें पांचों नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन को समझना है पहले। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले क्या देख सकते हो, इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो तीनों में चारों में कॉमन है, बताइए। एक तो है आपका इसमें 3 जो तीनों में कॉमन है, क्लियर। एक है आपका इसमें 2 जो तीनों में कॉमन है, ध्यान दिए। एक है 3, एक है 2 जो तीनों में कॉमन है, और एक कौन है 5। मतलब अगर इन 3 ऑप्शन को अगर हम चेक कर लें तो हमारा कोई ना कोई एक ऑप्शन अपने आप निकल आएगा और सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्लियर। तो पहले हम 3 को चेक करते हैं। 3 को चेक करने के लिए देखते हैं आध्यात्मिक पारितोष पर। पारितोष का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक सुख पर, क्लियर। दूसरा, सौंदर्य परक आनंद पर बढ़ती जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव है। इसको एक मिनट थोड़ा और नीचे करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। हाँ देखिए, तो इसमें हमने क्या कहा था, 3 है, एक कौन है 3 के बाद, एक है, सॉरी 3 है, 2 है और 5 है, क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं, पहले 2 को देखते हैं। 2 क्योंकि सब में है। तो पहला क्या है, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती मानव जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा किन किन चीज़ों पर, मतलब कौन सी चीज़ें बढ़ती हुई जनसंख्या से नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। आध्यात्मिक परितोष पर, मोटे तौर पर सोचो, अगर जनसंख्या बढ़ रही है और आध्यात्मिक लाभ जिसको मिल रहा तो मिले, उससे ये थोड़ा ना होगा कि बाबा की कृपा उनको नहीं होगी। इसका कोई तो लॉजिक ही नहीं है।
तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा सौंदर्य परक आनंद पर आप बताओ, जनसंख्या बढ़ रही है तो कुछ लोग होंगे जो सौंदर्य परक आनंद लेना चाहते हैं, मालदीव घूमना चाहते हैं, सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो जाएं, उससे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। समझ गए। तीसरा, पेय अलवड़ जल पर, मतलब पीने योग्य जो अलवड़ जल है, वर्ड देखो अलवड़, मतलब लवड़ वाला जल नहीं है। लवड़ वाला जल मतलब समुद्र का खारा पानी, और अलवड़ जल का मतलब क्या होता है? पीने योग्य पानी। मतलब आपको अच्छे से पता है कि धरती पे पीने योग्य पानी काफ़ी कम है, और अगर ये जनसंख्या बढ़ेगी तो पीने योग्य पानी पर दबाव बढ़ेगा, अर्थात वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। मतलब तीसरा सही है। समझ गए। अब तीसरा सही है तो बी आपका कट गया, ध्यान देना, बी कट गया। लेकिन आपको पता है कि दूसरा गलत है, सौंदर्य परक आनंद से कोई मतलब नहीं। सोच रहे हैं अभी, हम बाद में चेक भी कर लेंगे, क्रॉस चेकिंग कर लेंगे। तो दूसरा गलत हो जाएगा तो ए कट जाएगा, डी कट जाएगा, और बी तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो सी अपने आप बचा ना, यानी कि हमारा आंसर सी निकल आया। पांचवा हम चेक कर सकते हैं जैव विविधता पर, तो बिल्कुल सही बात है, जैव विविधता पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अब आप देखो चौथा ऑप्शन, खाद्य एवं रेशों के उत्पादन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन भी दिया होता 3 4 5, तो हम चौथे को लगा सकते थे। मतलब हम बी की जगह पे अगर 3 होता है यहाँ पे तो बी को हम सॉल्व कर लेते, बट यहाँ चौथा नहीं दिया, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्लियर, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा मास्टर ऐसे बातें आप हवा में मत उड़ाया करो, क्लियर कर दो कि पहले सच में इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो भाई साहब आप देख लो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, ये है आपका पैसेज। क्लियर, पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र लोगों को विविध प्रकार की वस्तुएं सेवाएं प्रदान करते हैं। खाद्य, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, बाढ़ नियंत्रण, मृदा स्थिरीकरण, परागण, जलवायु विनियमन, आध्यात्मिक पारितोष तथा सौंदर्य परक आनंद, कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं। इनमें से अधिकांश लाभ या तो अप्रतिस्थापनीय या उनको प्रतिस्थापित करने वाली प्रौद्योगिकी प्रतिषेधक रूप से महंगी है। उदाहरण स्वरूप समुद्री जल का विलवणीकरण कर पेय अलवड़ जल उपलब्ध कराया जा सकता है, किंतु ये अत्यधिक लागत पर ही संभव है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने वस्तुओं और सेवाओं की, विशेषकर खाद्य अलवड़ जल, इमारती लकड़ों, यहाँ वर्ड आया ना अलवड़ जल, तो अलवड़ जल पे इम्पैक्ट डालेगा। मतलब तीसरा सही है। तो आप बताइए तीसरा जब सही है तो आपका ऑप्शन बी कट गया ना, बी ए आपका कट गया। एक मिनट को इसको थोड़ा डार्क करता हूँ, बी आपका कट गया। क्लियर, अब बी आपका जब ये कट गया तो आपका कौन बचा? आपका बचा ए बचा, ठीक है, साथ ही आपका कौन बचा? सी बचा, डी बचा। क्लियर, तो आप ये चीज़ें देख लिए कि पेय अलवड़ जल की ये बात कर रहा, मतलब तीसरे की ये बात कर रहा। अब बात आई अगली, देखिए कि इमारती लकड़ी, रेशों और ईंधन की अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अत्यधिक बदल डाला है। मतलब पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जैव विविधता। पांचवा भी सही है। अब पांचवा सही है तो ए हमारा ऑप्शन कट गया। अब बचे कौन? दो ऑप्शन, सी और डी। अब सी और डी में 3 5 है और 1 2 3 4 5 है, समझना, 3 5 है और 1 2 3 4 5 है। 1 2 आपके क्या है बताइए? आध्यात्मिक पारितोष और सौंदर्य परक साधन। यहाँ पे ये तो दिया है कि सौंदर्य परक साधन और आध्यात्मिक पारितोष ये सेवाएं देते हैं, बट इनकी सीमाएं क्या हैं ये आपको यहाँ पे नहीं दिया। क्लियर, अब ये यहाँ पे नहीं दिया है तो आपका सीधा सा मतलब यहाँ कॉम्प्रीहेंड कर लेना कि इन पे खतरा नहीं है। खतरे वाली चीज़ें यहाँ पे देखो दी हैं, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। अब इस लिस्ट में आप ढूंढो, क्या कहीं पे आध्यात्मिक पारितोष की बात की गई है? तो नहीं की गई। क्या कहीं पे सौंदर्य परक आनंद की बात की गई? तो नहीं की गई। जब नहीं की गई तो हम क्यों करें, और हम नहीं करेंगे तो अपना ऑप्शन डी भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। अब आप में से फिर कई सारे लोगों को लग रहा होगा मास्टर 3 क्वेश्चन में तो आपने सी सी लगवा दिया, इसमें भी सी लगवा दे रहे हो, तो सब लाइन तर सी नहीं आ गए। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के तो दिमाग होगा कि मास्टर ये लोग वास्तव में समझ नहीं पा रहे। आपने तो 6 में लगवाया, 7 में लगवाया, 8 में सी लगवाया, 9 डी का थोड़ा ना अभी पता है, 9 10 11 12 13 14 15 16 का 17वें में सी आ रहा, अर्थात क्रम थोड़ा ना हुआ, 3 में सी हो गया, अब उसके बाद फिर सी आया बहुत देर बाद। तो आपका ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि नहीं मास्टर आप ठीक कह रहे हो, सी ही आएगा आंसर, समझ गए। और आपका यहाँ क्रॉस चेकिंग भी हो गया, तो इतनी तो आप दिमाग लगा ही सकते हो। हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये खाद्य एवं रेसे भी होता ना ऑप्शन में, एग्जामिनर भूल गया,
ऑप्शन गणना, तो हम इसको भी यूज कर लेते, रेशो एवं ईंधन की। समझ गए। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेखांश में उल्लेख है कि इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। इस कथन में क्या अंतर्निहित है? अंतर्निहित का मतलब इसके अंतर्गत क्या शामिल है। क्लियर, आप इसके जरिए समझ गए। अब यहाँ पे देखो, मोटे तौर पर हमने यहाँ पे ये तो देखा है, ठीक। अब इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए तो आपको क्या मिलेगा, एक तो ऑप्शन डी मिलेगा, उपयुक्त तत्वों में से कोई भी नहीं। दूसरा सी मिलेगा, तीसरा बी, केवल एक। कहने का मतलब ये तीनों ऑप्शन एक साथ तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी ऑप्शन में 4 विकल्प ऐसे दिए हों, ध्यान देना, मोटे तौर पर बहुत मेहनत करके ट्रिक बनती है, हवा में नहीं बनती है, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। किसी भी 4 ऑप्शन में अगर कोई 2 ऑप्शन एक सिंगल डिजिट का हो और एक में लिखा हो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 99 पॉइंट चांस होते हैं कि या तो वो सिंगल डिजिट वाला सही होगा या तो उपयुक्त में से कोई नहीं वाला सही होगा। समझ गए। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें तो 2 सिंगल डिजिट में हैं, तो बिल्कुल सही, सी के ऑप्शन कम हो जाएंगे। समझ गए। बट हम फिर भी इनको पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि क्रॉस चेकिंग तो हम फिर भी करेंगे, क्लियर, ताकि हम अपने उत्तर सही से सही दिशा में पहुंच सकें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए ऑप्शन है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खाद्य एवं रेशों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों में अपरिवर्तनों से अल्पावधि में कुछ लोगों को चाहे क्षति पहुंच सकती है, किंतु दीर्घ अवधि में सभी लोगों को, ध्यान दो, सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा। तो आप बताइए, सभी वर्ड आ गया, एक्सट्रीम वर्ड है ना, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो, बिना, पहले हमने ट्रिक लगाई, ट्रिक में संभावना बढ़ गई कि हाँ ये गलत हो सकता है, फिर हमने उस ट्रिक को चेक किया तो पता चला भाई साहब सच में गलत है। समझ गए। देखो ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, समझ गए, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत की है भाई इन चीज़ों में। तो ये पता चल गया कि सी तो गलत हो गया, मास्टर ठीक आपने बोला। अब आया इसमें 2 बातें, ए और बी और डी। कहने का मतलब अब संभावना ज़्यादा हो गई है कि इनमें से ही कोई सिंगल एक डिजिट सही होगा या फिर कोई नहीं सही होगा। तो देखते हैं इन 2 ऑप्शन को। अब हमने यहाँ तो पढ़ लिया, अब हम चेक करते हैं। और एक बात और, अब आपको पता होगा पीछे आपने यहाँ तक पढ़ लिया था ना, तो आपको कहीं पे ये लाइन तो नहीं मिली थी। इतना याद रखना, इतनी मेमोरी देखो आपको बनानी, चाहे ब्राह्मी पी के बनाओ चाहे शंखपुष्पी पी के बनाओ, लेकिन इतनी बनानी है कि आपने ऊपर ये लाइन नहीं सुनी थी। समझ गए। अब आप इसी लाइन को नीचे देखो, और अगर फिर भी आपको नहीं याद आ रहा तो इतनी नीचे वाली पहले पढ़ लो, फिर ऊपर से पढ़ लेना। समझ गए। तो देखो, इन अपरिवर्तनों ने मानव के कल्याण और आर्थिक विकास में भरपूर योगदान दिया है। ये लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। यहाँ पे देखो, कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ वस्तुएं एवं सेवाओं की अल्पावधि वृद्धि दूसरों के दीर्घावधि अवकर्षण की लागत पर हुई है। क्लियर। उदाहरण, खाद्य एवं रेशों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों से कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों के निर्मल जल प्रदान करने, बाढ़ नियंत्रित करने और जैव विविधता को आधार प्रदान करने की क्षमता में ह्रास हुआ है। अब इस लाइन को देखो, खाद्य एवं रेशों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हुए। यहाँ पे क्या है, लाइन पढ़ो, कि यहाँ पे कह रहा है कि कुछ वस्तुओं और सेवाओं की अल्पावधि वृद्धि दूसरों के दीर्घावधि अवकर्षण के लाभ पर हुई। मतलब खाद्य एवं रेशों के उत्पादन को इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है जिस कारण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो गया। अर्थात ये तो बात निगेटिव है, मतलब ये इसमें अंतर्निहित नहीं, क्योंकि ये कुछ अलग राग अलाप रहा है और वो कुछ अलग राग अलाप रहा, तो दूसरा ऑप्शन तो कट हो गया। अब ये दूसरे बाबू चले गए, बचे सिंगल बाबू। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यहाँ पे वर्ड को समझो, जनसंख्या अगर ज़्यादा बढ़ी है तो कुछ लोगों को मतलब इसका फायदा हुआ होगा। मोटे तौर पर बुद्धि लगाओ, अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कुछ लोगों को फायदा होगा। भाई उसका कौन सा प्लेनेट अलग है, वो जुपिटर में थोड़ा ना रहता है,
वो भी तो अर्थ में ही रहता है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उस पे भी तो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और जब उस पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी तो मतलब वो भी तो निगेटिव में गया। यानी कि सबके सब जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, ना कि कुछ लोग। वर्ड को समझना, ना कि कुछ लोग। अब यहाँ पे थिंकिंग करना होता है कि जैसे सिंपल सी बात होती है ना कि जैसे लॉकडाउन था, कोरोना का टाइम पीरियड, तो आपको क्या लगता है कि सलमान भाई का या शाहरुख खान साहब का या आमिर खान साहब का या फिर आप कई सारे हीरोज़ का नाम ले सकते हो, क्लियर, क्या इन सब को सकारात्मक रूप से लाभ मिला होगा या इन पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा? सोनू सूद को क्या सकारात्मक रूप से लाभ मिला होगा कि निगेटिव रूप से इम्पैक्ट पड़ा होगा? पड़ा होगा थोड़ा बहुत, उनकी भी इनकम लॉस हुई है, फिर भी वो दान के रूप में काफ़ी आगे निकल कर आए। इसीलिए इस उनको आपने देखा होगा कि स्पाइस जेट, इंडिगो, इन सारी फ्लाइट्स ने उनकी इमेज को अपने प्लेन पे चिपकाया और उनको शुभकामनाएं दी, क्लियर। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, मतलब उन पे भी नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा, समझ गए। अब जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो बॉम्बे में उनके जो घर हैं, सलमान खान का जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, तो ये सब छोटे हो जाएंगे, आसपास कई सारे और मकान बन जाएंगे, तो ये प्रभावित करेंगे, क्लियर। तो यानी कि ये गलत है ऑप्शन, यहाँ कुछ लोग नहीं होना चाहिए, सभी लोग होना चाहिए, समझ गए। तो ये आपका ऑप्शन गलत। तो अब आप बताइए कौन सा आएगा? आपका ऑप्शन आएगा डी, समझ गए। काफ़ी टफ था लेकिन उतना ही इजी मैंने समझा दिया है आप लोगों को। जिसको ना समझ में आया हो फिर से इसको एक बार पढ़ना, पॉज करके फिर से वापस जाना और समझ जाना। अगर आप इतने टफ वाले समझ गए ना, हालांकि अब इतने टफ आते नहीं हैं, फिर से मैं बता दूं, देखो मैं दो चीज़ें बता दूं कि अब यूपीएससी इतने बड़े बड़े नहीं पूछती है, छोटे पूछती है और प्रश्न काफ़ी गहन होते हैं। तो अभी तो हम आपको पीछे से पढ़ा रहे हैं इसलिए आप देख रहे हो। चलिए ये हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला इसी का है 19 का, देखते हैं क्या है। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अपरिवर्तित करना अत्यावश्यक है। मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अपरिवर्तित करना, वर्ड देखो, परिवर्तित करने का मतलब क्या होता है? बदल देना। अपरिवर्तित करने का मतलब क्या है? कि बदलना नहीं, मतलब जो पृथ्वी का एनवायरनमेंट है, पृथ्वी का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करना है, मतलब उसको आपको सस्टेन रूप से बनाए रखना है। मतलब ये बात बिल्कुल भाई साहब आप सही कह रही हो, क्लियर, सही कह रहा है ये भी कह सकते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन एक सही हो गया, अपने आप डी कट गया। अभी हमने नहीं पढ़ा है, देखा है, मतलब अभी चेक भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुक्का मार देता हूँ, समझ गए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आंसर की लेके बैठा हूँ तो आपको बता दूँ। बाकी आप चेक कर लेना, किसी भी टेस्ट सीरीज में आंसर यही होगा। अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो टेस्ट सीरीज गलत है या वो संस्थान गलत है, क्लियर। दूसरा, प्रौद्योगिकी कभी भी पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का स्थान नहीं ले सकती। अब यहाँ पे सभी आ गया तो ये मत समझना कि एक्सट्रीम वर्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव वर्ड आ गया है। अगर यहाँ दे देता प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र को द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी वस्तुएं सेवाओं का स्थान ले सकती है, तो गलत हो जाता। यहाँ दे दिया कभी भी, सभी और नहीं, मतलब पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव इम्पैक्ट को इंटरलिंक कर दिया, समझ गए। तो बिल्कुल सही बात है कि दूसरा भी हमारा ऑप्शन सही है, अर्थात इस तरीके से इसका भी आंसर हमारा सी निकल आया, समझ गए। अब आपको लग रहा होगा मास्टर चेक करा दो, हमें आप पे विश्वास नहीं है। तो ठीक है भाई, आपको विश्वास नहीं तो देखो, देख लो आप, यहाँ पे आप ऐसे देखो, यहाँ पे हम गए थोड़ा ऊपर, हाँ ये देखो, अब यहाँ पे आपको लाइन ही दी हुई है, क्या दी हुई है? इनमें से अधिकांश लाभ या तो अप्रतिस्थापनीय या उनको प्रतिस्थापित करने वाले प्रौद्योगिकी प्रतिषेधक रूप से महंगी हैं। उदाहरणतः ये सारी चीज़ें इसमें दे दी गई, किंतु यह अत्यधिक लागत पर ही संभव है, ठीक। यानी कि यहाँ प्रौद्योगिकी की बात की गई है, लेकिन ये प्रौद्योगिकी वास्तव में पूरी तरह से लोगों को प्रोवाइड नहीं करा सकती, मतलब सभी चीज़ों का स्थान नहीं ले सकती। इस लाइन का मतलब यही आ रहा है कि ठीक है, हम समुद्री जल की बात कर रहे हैं, तो समुद्री जल को विलवणीकरण करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी है, लेकिन ऑलरेडी जब जल हमारे पास उपलब्ध है और वो स्वच्छ जल है, तो उसे हम फिर दूषित क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम तो पूरा जल बना ही नहीं सकते। जब हम बना ही नहीं सकते, उसकी टेक्नोलॉजी महंगी है, तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है।
उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होना ही पड़ेगा, और जब हम उस पर डिपेंड होंगे तो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? तो आपने इस तरीके से देख लिया, आपका ये पैसेज भी कंप्लीट हो गया। आपने अब तक लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बताइए? 3, 5, 1, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब वो सोचो 6 पैसेज आपके सही हो जाएंगे ऐसे। समझ गए? चलिए ऐसे ही होंगे, चिंता मत करना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक भी अगर आपका पैसेज गलत हो जाए ये क्लासेस करने के बाद, तो आप जहाँ बताएंगे वहाँ पे कुटाई कर देना, ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, पैसेज को बाद में पढ़ेंगे। आपको अच्छे से पता है कि मेरी ट्रिक अलग है, टैक्टिस अलग है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन लेखक के विचारों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इस लाइन पे ध्यान देना, सर्वोत्तम जहाँ पे वर्ड आ जाए, मैं एक चीज़ फिर से बता दूँ, जहाँ पर सर्वोत्तम वर्ड आ जाए वहाँ पे हमेशा ऑप्शन एक ही या सही होगा या उसमें 2 सही होंगे, सब के सब नहीं सही होंगे। समझ रहे? एक ही ऑप्शन सही होगा या 2 सही होंगे, लेकिन उसमें सब के सब नहीं सही होंगे। अब ये बात अलग है, इसमें उन्होंने सब नहीं दिए। आप सोच रहे हो ऐसा मास्टर क्यों कह रहे हो? तो आप जब जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे बैक ईयर के, तो वहाँ पे आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि असहयोग आंदोलन का सर्वोत्तम कारण था या सर्व प्रमुख एकमात्र कारण था। तो आप बता सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन पूछा ना, कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रमुख कारण था, सबसे प्रमुख कारण था। तो वहाँ पे दिए तो कई सारे कारण थे जो वाणिज्यीकरण को प्रमोट करते थे, लेकिन उनमें भी आपको बेस्ट चुनना था। समझ गए? चलिए आपने इतनी चीज़ें जान ली, अब हम इनके ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन को पढ़ने से पहले इसको थोड़ा हम इंक को लाइट करते हैं, ठीक है? नैतिक कृत्य की पूर्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग आवश्यक है। कितनी सिंपल लाइन बोला है, बिल्कुल बच्चों की तरह, कि मम्मी नैतिक कृत्य की पूर्ति करने के लिए हमें अपने विवेक का प्रयोग आवश्यक है, करना चाहिए। तो भाई सही बोला है, तो हमने एक सही कर दिया, बी सही कर दिया और डी सही कर दिया, और मान लिया कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो गलत है, मान लिया। क्लियर? चलिए दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, कौन सा? किसी स्थिति के प्रति मनुष्य को अविलंब प्रतिक्रिया करनी चाहिए। देखो विलंब का मतलब क्या होता है? थोड़ी देरी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, रुक कर। अविलंब का मतलब क्या होता है? कि तुरंत उसको जवाब देना चाहिए। अब आप बताओ, एक तरफ हम ऊपर नैतिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि किसी ने अगर मुझसे कुछ कहा कि तुम इतने बेकार टाइप के लड़के हो, तो उसको क्या तुरंत थप्पड़ मार दें? तो फिर तुम नैतिक ही नहीं हुए। कहने का क्या मतलब कि ऊपर की लाइन नीचे की लाइन की कंट्रोवर्सी है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, हम मान रहे हैं, ठीक है? तो जब दूसरा हमने गलत कर दिया तो आप बताइए, सी तो गलत हो ही गया, ऑलरेडी हम इसको पहले से गलत किए थे। चलो छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़े तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि एक तो सब में कॉमन है। अब हमें अगर 3 या 4 में कोई एक पता चल जाए तो हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर? तो देख लेते हैं, 3 को ही चेक कर लेंगे, चौथा अपने आप पता चल जाएगा। आप करोगे ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो 3 अगर हम चेक कर लिए तो ऐसा तो है नहीं कहीं पे 1, 3, 4 है। समझ गए? 1, 3 ही है या 1, 4 है, तो या तो 3 को चेक कर लो तो 4 को चेक कर लो। 3 को चेक करते हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। मतलब क्या है? कि जो अपना कर्तव्य उसी पे न्यौछावर हो जाना, ए मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। मतलब ज़रूरी थोड़ा ना कि हम अपनी ड्यूटी करें ही करें, कौन करना चाहता है अपनी ड्यूटी फुल पे? क्लियर? तो ये एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया, हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब तीसरा एलिमिनेट कर दिए। अब आपके ऑप्शन आ गए ए और डी, यानी कि अभी चौथा चेक करना बाकी है। चलो चौथा देख लेते हैं। नैतिक होने के लिए मनुष्य को रूढ़ी की अवज्ञा करने में समर्थ होना चाहिए। रूढ़ी की मतलब जो परंपरागत परिस्थितियां चली आ रही, जो रूढ़िवादिता के विचार चले आ रहे, उनकी अवज्ञा मतलब उनका विरोध करने में समर्थ होना चाहिए। समर्थ का मतलब मजबूत होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आंदोलन है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का क्या मतलब होता है? विनय पूर्वक उसकी बात ना मानना या उसकी बात का विरोध करना, इसका मतलब होता है सविनय अवज्ञा। उसी को आंदोलन किया गांधी ने। फिर आता है असहयोग। सहयोग का मतलब होता है सहयोग देना। असहयोग का मतलब होता है भाई साहब हम आपको सहयोग ही नहीं देंगे, ये हो गया असहयोग। जब होता है ना, कई बार क्या होता है हम आंदोलन पढ़ डालते हैं, सब पढ़ डालते हैं, समझ में उनके वर्ड नहीं आते, और जब तक आपको एक एक हिंदी का वर्ड नहीं पता होगा तब तक आप में से कई सारे स्टूडेंट कहते रहेंगे कि यूपीएससी हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव करती है।
तो कमी किसकी है, यूपीएससी की कि आपकी? आपकी। अपने में सुधार करो, यूपीएससी अपने आप सुधर जाएगी। मुझे क्यों नहीं लगता यूपीएससी में बुराई, क्योंकि मुझे पता है कमी मुझ में है। हमें उस लेवल का बनाना है भाई, यूपीएससी हमारे लेवल की नहीं बनेगी, समझ गए? हमारे लेवल की बन जाएगी तो सब लोग 130 करोड़ लोग 130 करोड़ का सिलेबस बनाएंगे, फिर देखते हैं कौन एग्ज़ाम देता है। अपने घर में एग्ज़ाम दे दो। चलो, ये आपको समझ में आया क्या? चौथा लग रहा है लगभग सही है, यानी कि हमने मान लिया कि चौथा सही है, अर्थात विकल्प डी सही है। बट अब इसको हमें चेक करना है, तो चेक करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक नैतिक कृत्य हमारा अपना कृत्य होना चाहिए, हमारे अपने संकल्प को प्रस्फुटित होना चाहिए। प्रस्फुटित का मतलब अंकुरित, अंकुरित का मतलब निकलना अंदर से, क्लियर? यदि हम यंत्रवत कार्य करते हैं तो हमारे कृत्य में कोई नैतिक पुट नहीं होता, मतलब मशीनीकृत। ये कृत्य तभी नैतिक होगा यदि हम यंत्र की तरह कार्य करने को उचित समझें और उसी प्रकार कार्य करें, क्योंकि ऐसा करते हुए हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ विवेक वर्ड आ गया, कहने का क्या मतलब है कि नैतिक कृत्य वो होता है जिसमें अपने विवेक का प्रयोग करें। अब आप बताओ, नैतिक कृत्य की पूर्ति के लिए विवेक का प्रयोग आवश्यक है। ऑप्शन आपका समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब पहला सही है, यानी कि चलिए एक लाइन आपकी क्लियर तो हो गई। हमें अपने मन में यांत्रिक ढंग से कार्य करने और साभिप्राय कार्य करने को एक विभेद रखना चाहिए। साभिप्राय का मतलब कि मशीनीकृत होकर नहीं करना चाहिए, थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए कि पहले जो लोग इतना पढ़ाते थे ये मूर्खतापूर्ण है। विवेक ये है, ऐसे पकड़ो क्वेश्चन को और फिर यहाँ पे आओ, ये विवेक है, क्लियर? तो ऐसे आपको सोचना चाहिए। चलिए फिर क्या आता है यहाँ पे, किसी राजा के लिए एक अपराधी को क्षमादान देना नैतिक हो सकता है, किंतु इस क्षमादान के आदेश का पालन करने वाला दूत राजा के इस नैतिक कृत्य से केवल एक यांत्रिक भूमिका का ही निर्वाह करता है, किंतु यह दूत राजा के आदेश का यदि अपना कर्तव्य समझकर निर्वाह करे तो उसका कृत्य एक नैतिक कृत्य होगा, क्लियर? कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करता और स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है, नैतिकता को भला कैसे समझ सकता है? मतलब ये बात देखो, रूढ़ी की अवज्ञा करने में अगर वो समर्थ नहीं, मतलब जैसा पशु तैसा बंधना, हमारे यहाँ एक कहावत होती है, जैसा पशु है वैसा बंधना। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप में से जो लोग मुखर्जी नगर जाते होंगे, कई सारे इंस्टीट्यूट में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखे होंगे गुरुजी आते हैं, सारे बच्चे खड़े हो गए, ठीक है? पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी किसी का गुरु नहीं है। जितने भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो आपके गुरु नहीं है। गुरु इनको नहीं कहते, इनको आप शिक्षक कह सकते हो, अध्यापक कह सकते हो, बट ये आपके गुरु नहीं है, क्लियर? और ना मैं आपका गुरु हूँ, इसलिए आप देखना हमेशा मैं कभी गुरु नहीं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मास्टर। मास्टर का मतलब कि आपको आपकी फील्ड में मास्टरी दिलाना, एक आपको दिशा देना, बस। बाकी आप अपने गुरु स्वयं हो। और सबसे पहली बात है, आपकी जो सबसे प्रथम गुरु है ना, वो आपकी माँ है, आपके पिता हैं। दुनिया में वही आज की डेट में सबसे परम श्रद्धेय और परम अनुकरणीय है, उनका सम्मान करो। बाकी दुनिया में किसी के पैर नहीं छूने की ज़रूरत है, क्लियर? तो आपके गुरु कौन है आप समझ गए। ये लोग गुरु क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपसे पैसे से जुड़ते हैं भाई। आप अगर उनकी फ़ीस ना जमा करो, फिर देखें आपको पढ़ा दें। आप 2.5 लाख रुपए उनकी फ़ीस होती है, उनसे कह दो सर 2.5 रुपये कम कर लो, नहीं कम करेंगे। और जो कम ना करे और विद्यार्थी को देख रहा है वो इतना टैलेंटेड है, तो फिर वो गुरु किस काम का? गुरु का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर के गुरुत्व को, अपने अंदर के ज्ञान को बिना किसी लोभ लालच के सामने वाले को समर्पित कर देना, मतलब अपने से भी ज़्यादा टैलेंट सामने वाले को बनाना। और आप देखिएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ के हेड से कभी एक क्वेश्चन पूछना, और अगर उसकी प्रभुता पे अटैक होगा तो आपको उसका आंसर नहीं देगा और आपको इतना बदनाम कर देगा कि बताइए इनको आंसर लिखना नहीं आता है, और उल्टे सीधे आपसे सवाल करेगा, तो वो आपका गुरु नहीं हो सकता। इसलिए सोच समझ कर पैर छुआ करें। मेरा तो यही मानना है कि अपने माता पिता, अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने देवता, अपने खुदा, अपने अल्लाह को ज़्यादा माने, क्लियर? गुरु आजकल कोई नहीं है। फिलहाल आईएएस की तैयारी कराने वालों में तो गुरु नहीं है। हो सकता है कोई आपके हों जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, आपकी यहाँ तक मदद किए हैं, आपको यहाँ तक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं, वो आपके गुरु बन सकते हैं, समझ गए? तो ये है गुरु का मतलब। यहाँ पे यही बात है। यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात ये है कि आपको जैसा कह दिया जाता है ना, वो गुरु कह दिया उसने, अरे नहीं यार उस टीचर ने कहा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल ऐसे पढ़नी चाहिए तो ऐसी ही पढ़नी चाहिए, उसने अगर पढ़ा दिया, उसके अलावा इंडिया में कोई बेस्ट टीचर नहीं है। भाई आपने अभी तक वहाँ पढ़ा था ना, आपने इंडिया के कितने टीचरों को देखा है? आपने नहीं देखा है। एक ही टीचर को देखा, 3 घंटे की क्लास उससे की, मटर गश्ती में उसने आपको 3 घंटे की क्लास से 2 घंटे पॉलिटिक्स करा दी, 1 घंटे में क्लास खत्म करा दी और आपको बता दिया कि आप राजा रणजीत सिंह को समझ जाइए। ना तो आप समझ पाए, ना तो आपको समझा पाया।
ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं, उसको पता है, आता है, बट वो सोचता है कि टेस्ट सीरीज में बताएंगे। क्यों? क्योंकि 15,000 टेस्ट सीरीज में मिलेंगे उसको, फिर 45 यहाँ पे आप दे के आए हो, तो ये लालच हो गई। फिर गुरु किस बात का? हर चीज़ पढ़ा दो यहाँ पे, फिर वहाँ पे जो देना और बेस्ट देना, वो होता है गुरु। क्लियर? तो आप समझ गए। तो बहना नहीं है, मतलब अगर उन टीचर ने कहा है कि नोट्स नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उस कोचिंग के नोट्स को ना देखें या आप उस कोचिंग के बुक को ना देखें, आप वहाँ की टेस्ट सीरीज को ना देखें। अगर उनके पास कुछ बेस्ट है तो मटेरियल लो। अच्छा, ये लोग जानते हो क्यों कहते हैं? आप लोगों में से अगर ऋग्वैदिक काल पढ़ा होगा तो उसमें क्या आता है कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? ब्राह्मणों ने क्यों कहा था? क्योंकि वहाँ पे कहीं दिए नहीं है कि महिलाओं को भेदभाव करो, इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये टीचर लोग कह दें कि आपको बुक पढ़ना है, आपको इशिता बनर्जी की बुक पढ़ना है, आपको रामचंद्र गुहा की बुक पढ़ना है, आपको पर्सिवल स्पीयर की बुक पढ़ना है, तो आप कल से उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगोगे कि सर, राम लखन शुक्ल ने या इशिता बनर्जी ने इस बुक में ये लाइन नहीं कही है, आप गलत बोल रहे हो। उनकी प्रभुता पे आप अटैक कर दोगे, और जब उनकी प्रभुता पे अटैक कर दोगे तो उनका जो धंधा है, उनका जो आध्यात्मिक आडंबर है, वो सब खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए आप भी बहते चले जाते हो कि नहीं यार, गुरु का विरोध नहीं करना है, अगर सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो उनके पैर छूना है। क्यों? क्योंकि 3 लोगों ने पैर छुए तो हम भी छुएं। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवेकशील होते हैं, तो वास्तव में समर्थ होते हैं, विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं क्या उचित है क्या नहीं उचित है। तो वही आपको यहाँ देखना है कि आपको उस कभी कभी व्यक्ति परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ी की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से कार्य करता है मतलब उस परंपरा को त्याग दो, उस परंपरा को त्याग कर नए ढंग से पढ़ाओ। जैसे लोगों की बात आती है ना कि अब फ्री आईएएस की कोचिंग नहीं चलाई जा सकती, लाखों इतने मैनेजमेंट लगते हैं, इतने लोगों को पैसा देना होता है, कैसे कोई फ्री पढ़ा सकता है? बट आप देख रहे हो रिस्की है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ गए क्यों? क्योंकि अपने विवेक के आधार पर निर्णय लिया, नैतिक होकर निर्णय लिया और रूढ़िवादिता से निकला, परंपरा से निकला। तो वही बात है। अब यहाँ पे रूढ़ी वर्ड आ गया, पहला और चौथा वर्ड आपको मिल रहा है, तो अब आप बताइए यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो, पहला दूसरा चौथा दिया हो? तो नहीं है। तो आपका ऑप्शन अपने आप डी सही हो गया। तीसरा हमें चेक ही नहीं करना है, दूसरा चेक ही नहीं करना है। तो ऐसे आप समझ गए ऑप्शन से आपको कैसे आंसर अब्स्ट्रैक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21 और इसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन है 22। 21वां देखते हैं, लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैतिक कृत्य की निकटतम परिभाषा है? मतलब नैतिक कृत्य के काफी नजदीक वाली परिभाषा कौन सी परिभाषा है? देखिए, ये वरिष्ठों के आधारिक आदेशों पर आधारित यांत्रिक कृत्य है। वरिष्ठों का मतलब वही रूढ़िवादी, कि पापा के पिताजी कहते थे कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए या लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, वो काफ़ी कुकृत्य कार्य है, प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए, साथ ही किसी से लड़के से बातचीत नहीं करना चाहिए, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, फटी जीन्स नहीं पहननी चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो भाई पापा की बात मानोगे? पापा किस युग में थे, दादाजी किस युग में थे? समाज बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, आज महिलाएं चंद्रमा पे पहुंच गई, क्लियर, स्पेस पे चक्कर लगा रही। तो आप इन रूढ़िवादिता से निकलो, अपनी दृष्टि को परिवर्तित करो उन वस्त्रों की अपेक्षा। क्लियर? तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वरिष्ठों का मतलब है रूढ़िवादिता, तो ये तो नैतिक कृत्य नहीं हुआ। और ना तो कहीं पे आपने पढ़ा है, कहीं वरिष्ठ व्यक्ति दिया है, नहीं दिया है, तो ऑलरेडी ये गलत हो गया। दूसरा है, ये अपने विवेक बोध पर आधारित कृत्य है, मतलब अपने विवेक के आधार पर जो निर्णय लेता है वही नैतिक कृत्य की निकटतम परिभाषा है। तो आपने यहाँ देखा ना, विवेक का प्रयोग समझ में आ रहा है, तो ये नज़दीक है। फिर भी हम रुकते हैं कि यार इतनी जल्दी ऑप्शन बी नहीं लगाना है, सी भी पढ़ना है। यह उद्देश्य की सुस्पष्टता पर आधारित चतुर कृत्य है। मतलब हद है यार, नैतिक कृत्य जो करेगा वो चालाक होगा क्या? नैतिक होना ही चालाकी का अपवर्जन है, मतलब चालाकी को छोड़ना ही नैतिक कृत्य है। जो चतुर होगा वो कभी नैतिक कृत्य कर ही नहीं सकता, और अगर वो नैतिक कृत्य करेगा तो चतुराई से करेगा, उसमें लालच देखेगा, लोभ देखेगा। क्लियर? तो इस चीज़ को आप एलिमिनेट कर दो, सी कट गया। और पहले हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है चतुर चालाक लोमड़ी। ये समझ पर आधारित धार्मिक कृत्य, अरे वाह, धार्मिक की बात यहाँ कहीं आई कि प्रभु ने हमसे कहा, श्री कृष्ण द्वैपायन ने, वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता में बताते हैं कि कृष्ण ने अपने पार्थ से ऐसी बात कही, ऐसा वहाँ कहा? कभी नहीं कहा। आप जब वहाँ पे भी पढ़ते हो श्रीमद् भागवत गीता, तो वहाँ पे भी आपको मिलता है ना, कर्म, विकर्म और कुकर्म,
इनमें भी कई सारे कर्मों की दृष्टि से बताते हैं। कभी गीता मौका मिलेगा तो कभी आपको इंटरव्यू की जब तैयारी कराऊंगा तो ये गीता, महाभारत, कुरान, बाइबिल ये सब पढ़ा दूंगा। क्लियर, मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता सब कुछ, जितने चारों धर्म है ना, उनका क्रक्स आपको बता दूंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आप प्रतिनिधित्व करते हो। तो आपका डी भी नहीं सही है, सी भी नहीं सही है, तो बताइए कौन सा सही आ रहा? बी सही आ रहा। क्लियर, सिंपल था, आप कर सकते थे। चलिए, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है। प्रश्न है, लेखांश में एक कथन है कि स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन इसके निकटतम अर्थ हैं? कौन कौन से कथन का मतलब कि एक तो नहीं होगा, सिंपल सी बात, लगभग दो होंगे। क्लियर, और दो होंगे तो हम देखते हैं दो कौन से होंगे। तो पहली चीज़, आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, लगभग समय दो दे रहा है। अगर हमें एक पता चल जाए तो हमारा आंसर एलिमिनेट हो सकता है। अगर हमें तीन पता चल जाए तो आंसर एलिमिनेट हो सकता है। तो देख सकते हैं कि व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, मतलब जो लकड़ी के कुंदे के समान बहता है वो क्या होता है, उसके अंदर विवेक नहीं होता, उसके अंदर बुद्धि नहीं होती, वो विचारता नहीं है। तो आप देख सकते हो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी गलत हो गया। सी गलत हो गया, ए आपको पता चल गया। चलिए, ए आपको पता चल गया। अब आप देखिए, जब आपको ए पता चल गया कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन सी हमारा नहीं हो सकता, तो अब हम दूसरा ऑप्शन देखें। इससे पहले हम ये चेक कर लें इनमें है क्या क्या। दो है, चार है, यानी कि अब हमें तीसरा नहीं पढ़ना है। दिमाग लगाओ, फालतू में अपना समय मत वेस्ट करो, दिमाग लगाओ कि तीसरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो हमने देख लिया ऑप्शन में तीसरा वाला कहीं है ही नहीं, तो तीसरा में पढ़ना ही नहीं है, तीसरा नहीं पढ़ना, छोड़ देते हैं। चलिए दूसरा चेक करते हैं। वह प्रभाव दबाव के प्रति अति प्रभाव्य है। समझना, प्रभाव दबाव के प्रति अति प्रभाव्य है। अति प्रभाव्य का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, और उस दबाव के कारण ही वो वास्तव में इस स्थिति की ओर उन्मुख हो रहा है। क्लियर, अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे आप बता सकते हो, तो आपने यहाँ कहानी एक क्यों दी है उसने, कि राजा के आदेश का कर्तव्य समझकर निर्वाह करता है, तो उसका एक कृत्य नृत्य होता है। वो अपनी तरफ से बुद्धि नहीं लगाता कि राजा ने ऐसा क्यों कह दिया, उसको क्षमा क्यों नहीं दे सकता, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रभाव में है किसके, राजा के, दबाव में है किसके, राजा के, आदेश उसको मानना है, क्यों, क्योंकि वो राजा की सेवा करता है। क्लियर, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। रुकना रुकना, धीरज रखना। चौथा क्या है, लकड़ी के कुंदे के समान है। आप एक बात बताइए, जब भी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन रिपीट कर दे, खैर रिपीट की तो बात ही अलग है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी दो दे दिए हैं और हमें पता है दूसरा लगभग सही है, तो फिर हम चौथे को तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक दो चार ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिया है। देखो, ऑप्शन पे अगर आपने कमांड बना ली ना, तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तैयारी हो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, बिना कोई बुद्धि, बिना कोई ज्ञान लगाए। इसलिए ऑप्शन पे कमांड बनाया करो। मतलब अगर आपको क्रिकेट मैच खेलना है तो गली के मोहल्ले में मत खेलो, बल्कि आप पर्थ की पिच पे जाके उस पिच की कमांड बना लो, उस फास्ट बॉलिंग की कमांड करो। जैसे मैं अभी आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी लाभकारी होगी, तो आप उस स्टोरी को ज़रा सुनिएगा। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बट वही है ना, आपके लिए तो हर चीज़ उपयोगी ही है। आपको लगता होगा यूपीएससी केवल इन्हीं के बीच का है, तो ऐसा तो नहीं है, आप भी जानते हो। लकड़ी के कुंदे के समान है, मतलब वही बात रिपीट हो रही है, और जब रिपीट होने वाली बात हो तो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। क्लियर, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या मिल गया, ऑप्शन आपका इसमें मिल गया बी। क्लियर, तो इस तरीके से आपने आज लगभग 10 MCQ सॉल्व किए, मतलब कितने सही कर लिए बोलिए, यानी कि 10 आपने पैसे सही कर लिए 25 में से, तो आपका एक तरीके का 50% तो हो ही गया। चलिए, मैंने आपसे एक वादा किया अभी, क्या, कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, छोटी सी कहानी। कहानी इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि आपके लिए उपयोगी है। आप लोग कहानियाँ वगैरह तो अब सुनते नहीं हो, दादी नानी की पहले कहानियाँ चलती थी। तो कहानी ये है कि एक बार सचिन तेंदुलकर साहब को जाना था साउथ अफ्रीका। न केवल सचिन तेंदुलकर साहब को, बल्कि पूरी की पूरी टीम को साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना था। आप लोगों ने, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हो कोई बात नहीं, फिर भी आप
समझ जाओ कहानी का मूल मंत्र क्या है। उस समय साउथ अफ्रीका में एक नया बॉलर आया था, डेल स्टेन। डेल स्टेन की बॉल के बारे में कहा जाता था कि 158 किलोमीटर पर आवर से लेके उसकी 162 तक जाती है। मतलब वो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट फास्ट बॉलर हैं उन्हीं की रफ्तार में बॉलिंग करता है, समझना। सचिन तेंदुलकर या इंडियन टीम को 2 महीने बाद अफ्रीका के दौरे पर जाना था। जोहान्सबर्ग वगैरह वहाँ पे मैच होते हैं। तो क्या हुआ कि अब सचिन को, पहले तो सचिन जा नहीं सकते अफ्रीका की पिच पे वहाँ प्रैक्टिस करने जोहान्सबर्ग की, क्लियर। तो सचिन ने सोचा यार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग फेंकने वाला इंडिया में कोई बॉलर है, तो पता चला नहीं है। जहीर खान 148 के आसपास फेंकते हैं, क्लियर। इरफान पठान 130 से 35 फेंकते हैं। मुनाफ पटेल 125 से 130 फेंकते हैं, समझ गए। जितने भी बॉलर हैं मतलब इनकी स्पीड 160 नहीं है उस समय की, मैं कह रहा हूँ। अब जो नई टीम में आगे होंगे, क्योंकि अब मैं मैच देखता नहीं हूँ, मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ लगभग 2014 के आसपास की, क्लियर। तो क्या हुआ कि जब ये पता चला तो सचिन को लगा यार कैसे खेला जाए। अच्छा, सचिन क्रिकेट के भगवान यूँ नहीं बने, मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मैंने ऑलरेडी आपको एक स्टोरी भी शेयर की थी एक बार, इंटरव्यू उनका, क्लियर। तो क्या हुआ, सचिन ने सोचा यार कुछ तो आइडिया निकालें। तो सचिन ने एक कोच, पता चला कि फला गांव में एक कोच रहता है बहुत दूर दराज के एरिया में, ठीक है। और वो केवल कुछ ही लोगों को सिखाता है। अब देखिए, जब ऐसे लोग होते हैं ना जो कुछ ही लोगों को सिखाते हैं, तो वो वास्तव में स्वाभिमानी होते हैं। उनको पैसा पद पोस्ट नहीं चाहिए होते, आप उनको खरीद नहीं सकते हो। जैसे मेरी श्री IAS एकेडमी को कोई कितने लाख भी रुपए दे कि सर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, हम नहीं बेच सकते, क्योंकि अपना स्वाभिमान के लिए पढ़ा रहे हैं हम, पैसे के लिए थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ कि सचिन साहब ने उसको फ़ोन मिलाया, सचिन के PA ने, कि उस कोच को, कि भाई साहब सचिन तेंदुलकर इंडिया के महानतम बल्लेबाज और विश्व के भगवान, क्रिकेट के भगवान आपसे मिलना चाहते हैं और आप यहाँ पे आ जाइए बम्बई में आपको सचिन को क्रिकेट सिखाना है। उस व्यक्ति ने डायरेक्ट बोल दिया, सचिन को सीखना है तो सचिन मेरे पास आए, मैं उनके पास नहीं जा सकता हूँ। सोच सकते हो आप, क्रिकेट के भगवान से आप ऐसी बातचीत कर सकते हो जिसको पूरी दुनिया पूरा भारत सम्मान से देखता हो, बट उसने कहा नहीं सिखाएंगे, उनको सीखना तो वो हमारे पास आए। सचिन क्योंकि महान प्लेयर हैं, और महान प्लेयर की एक खास बात है कि वो झुककर ही चलता है। इसलिए आप हमेशा देखना, जिन वृक्षों पर फल लग जाते हैं उनको झुक जाना चाहिए, नहीं तो वो वृक्ष टूट जाते हैं। मतलब आप जब IAS बन जाए ना, तो एटीट्यूड में घर मत जाना, मोहल्ले वालों को अपना रुतबा मत दिखाना। विशेष तौर पर ये बात अलग है कि उन्होंने आपके विरोध में आपकी बातें की, लेकिन आप यकीन मानिए अगर उन्होंने आपका विरोध ना किया होता, आपकी बेइज्जती ना की होती, तो आज भी अपने आप उसी मोहल्ले में कहीं ना कहीं गप्पे लड़ा रहे होते। आज भी आपके अंदर वो सपना, वो उम्मीद, वो ललक ना जगती, वो विश्वास ना जगता, जिसके बल पर आज आप 10 लाख इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स को पछाड़ने की हिम्मत कर पाए। आप किसी गांव से छोटे से आए हुए एक स्टूडेंट हो, और आज इतनी हिम्मत बुलंद है कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ना जाने पेंसिल्वेनिया कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स को आप बीट करने का सामर्थ्य रखते हो। किसके बल पर? उन आलोचकों के बल पर, समझ के। अगर वो आलोचक ना होते और आपके माता पिता आपको लाड प्यार से पालते, तो आप IAS की तैयारी नहीं कर रहे होते, आप SSC या छोटी सी दुकान खोल लेते। उन आलोचकों के कारण आज आप इतनी मेहनत करते हो, तो उनका सम्मान करना। सबसे पहले अगर आप किसी को लड्डू खिलाना तो उन्हें ही खिलाना, क्योंकि उन्होंने ही आपको बेस्ट वर्जन बनाया। उन्होंने ये आपको आपके अंदर की छिपी हुई असीम शक्तियों का आपसे एहसास कराया, आपको दिखाया कि वास्तव में आप कोई एक साधारण पुरुष या साधारण स्त्री नहीं हो, बल्कि आप युग की उस वाहक, युग प्रेरणा हो जो आगे चलकर ऐसे कर्म करेगी कि लोग उसे योगी के रूप में याद रखेंगे। अब योगी उत्तर प्रदेश वाले नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर ने समझ गए कि यार वो एटीट्यूड में नहीं है, बल्कि ये उसकी प्रेस्टीज का सवाल है, और अगर मुझे सीखना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। सचिन वहाँ गए उसके पास, समझना। सचिन जब गए, देखो सचिन को बुद्धि नहीं आई ना, सचिन के कोच को बुद्धि आई इतनी। सोचना उस गांव के प्लेयर को कितना, कोच को कितना वो लगा। उसने कहा बोलो कहाँ जाना है तुम्हें, एटीट्यूड में सचिन से बोला। सचिन बोले सर जी मुझे जाना है साउथ अफ्रीका, आपको अच्छे से पता है। बोला हाँ हाँ जानते हैं, तुम्हारी इंडिया टीम जाएगी वहाँ पे, और बताओ क्या तुम्हें करना है। सर जी मुझे 30 दिन का टाइम है और मुझे फास्ट बॉलिंग डेल स्टेन की तरह सीखनी है, उसकी बॉलिंग को फेस करना, बैटिंग करना सीखना है। तो बोला ठीक है, कल सुबह 4 बजे
इस ग्राउंड में मतलब नाले के उस पार आ जाना, वहाँ पे हमने छोटा सा ग्राउंड बना रखा है, वहाँ पे आना, वहाँ सिखाएंगे। सचिन बोले ठीक है भाई। अब वहाँ गांव में कोई होटल वगैरह तो था नहीं, 5 स्टार रेस्तरा भी नहीं था। सचिन एक गांव में जाके वहाँ पे रुक गए अपनी पूरी टीम के साथ, मतलब पूरी टीम का मतलब उनके जो असिस्टेंट वगैरह थे, ठीक है। सुबह का इंतज़ार करने लगे। सुबह सचिन वहाँ पहुँच गए। सचिन जब सुबह सुबह पहुँचे तो वहाँ देखा कि वो कोच क्या किया था, 22 गज की जो पिच होती है ना, 22 कदम की, उस पिच को उसने 11 गज की कर दी। ध्यान देना, 11 गज की पिच कर दी। 11 गज की पिच करने के बाद उस 11 गज की पिच में पानी भर दिया, मतलब कीचड़ कर दिया। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे, और जो फिजिक्स भी पढ़े हैं वो भी मेरी बात को समझ जाएंगे। उस पिच को 11 गज की कर दिया। अब क्या किया कि अब पिच इतनी बड़ी थी, अब पिच इतनी बड़ी हो गई। अब इतनी बड़ी दूरी पे अब जब बॉल फेंकोगे तो जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकते थे मुनाफ पटेल, जहीर खान, अब उनकी बॉल कितनी रफ्तार में आएगी, 170 किलोमीटर से भी तेज़। क्यों? क्योंकि एक तो पानी है, अब पानी पे जब बॉल पड़ेगी तो घर्षण कम लगेगा, घर्षण कम लगेगा तो स्पीड बढ़ेगी। और ऑलरेडी जब वो 150 फेंकता है और पिच छोटी है, मतलब जब आपको दूर फेंकना होता है तो आप जब दूर बॉल जाती है तो पास में जाती है, और जब पास से आप किसी को फेंक के मारते हो तो ज़्यादा तेज उसको लगती है। तो वही चीज़ उसने ये स्पीड कर दी। सचिन दंग रह गए। जितने भी टीम के लोग थे बोले यार इसने क्या सिखाया हम लोगों को, मतलब इतनी बुद्धि इस गांव वाले को कहाँ से आ गई। जबकि वो लोग अपना मशीन से प्रैक्टिस करते थे, नहीं कर पाए। उसने जब ये सिखा दिया तो सचिन सीख के 2 महीने तक सचिन ने लगातार प्रैक्टिस की, और इस पिच के बेस पर वो अपने आप को मजबूत कर ले गए। मतलब क्या है इतनी कहानी का? मतलब ये है कि हम आपको यूपीएससी में पहुंचाने से पहले यूपीएससी की पिच को सॉल्ट करके आपके अंदर वो गहनता लाना चाह रहे हैं कि जब आप डेल स्टेन रूपी यूपीएससी को फेस करो, उसके क्वेश्चन को फेस करो, तो आप अपने अंदर मोटिवेट रहो, आप अपने अंदर इतने स्ट्रांग रहो कि उसके हर एक क्वेश्चन का काफ़ी सहजता पूर्वक जवाब दे सको। आपके अंदर डर ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो, कोई शंका ना हो, और आप निडर होकर अपने उत्तर को सही करो और अपने प्रश्न पत्र में अच्छे से अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सको। ये हमारा ध्येय है। इसीलिए हम हर चीज़ ओरिजिनल लाते हैं, मतलब बैक ईयर के ओरिजिनल पेपर लाएंगे। हम चाहते तो आपको वैसे दिखा देते किसी संस्थान का कॉपी करके, बट वही ना, जिस फील्ड की हमें तैयारी करनी है उसी फील्ड का हमें सोच। मेरे माता पिता हमेशा एक बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप उनको एक बात हमेशा बोला करो, वो ये कि वो सुबह उठें, शाम को सोएं, दिन में चलें, कहीं बैठें, कहीं बोलें, तो वो केवल और केवल यूपीएससी के बारे में ही सोचें। वो ये ना सोचें कि उनका क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। रात दिन अपने आप को ये मानकर चलें कि हाँ वास्तव में वो यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, वो यूपीएससी ही हैं, आईएएस बन चुके हैं। क्लियर? तो यही चीज़ सोचनी है। बाकी आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। तो इस तरीके से आपने आज की क्लास काफ़ी अच्छे से कंप्लीट की, साथ में आपने कहानी सुनी, कई सारी अच्छी बातें भी आपको मिली, कुछ मोटिवेशनल बातें मिली। क्लियर? ताकि आप बोर ना हो इसलिए हमने कुछ मोटिवेशनल यहाँ पे डाल दिया। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए पैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।